हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज आप सभी के लिए सेशन है अपनी जो यूनिट नंबर 2 है बच्चे, जिसका नाम है सर मेजरमेंट या मापन। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर टोटल मिलाकर के हमारे को 15 यूनिट्स दी गई हैं बच्चे, जो कि हमारे पात्रता परीक्षा के अंदर अभी सिलेबस है। और उन्हीं में से आज यूनिट नंबर बच्चे 2 हमारी है, जिसका नाम है मेजरमेंट या मापन बच्चे। उस यूनिट के अंदर आज हम करने क्या वाले हैं, आज प्रीमियम हम उस यूनिट में से छाँट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। हो सकता है कि आप सभी ने, आप में से जितने एस्पिरेंट हैं, यूनिट आपने कहीं न कहीं से पढ़ी होगी, जहाँ पे भी आपने एडमिशन ले रखा है, हमसे पढ़ी है तो हमसे पढ़ी होगी, और किसी और संस्थान से, शिक्षण संस्थान से आपने एडमिशन ले रखा बच्चे, वहाँ से पढ़ी होगी। अब बात आती है सर एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो इस यूनिट 2 बच्चे, जिसका नाम आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ सर, मापन या मेजरमेंट। ठीक है बच्चे, मापन या मेजरमेंट, इसके एमसीक्यू आज प्रैक्टिस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारा एमसीक्यू सेशन जो होता है, उसकी एक खास बात क्या होती है बच्चे, कि उसमें आपको हम पूरा कंसेप्ट रिवाइज भी करवाते हैं। मतलब हर एमसीक्यू के साथ में 5 से 6 लाइन में उसके एक्सप्लेनेशन में आप सभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में बना के लाता हूँ, ताकि आप घर पे भी रिवीजन करो तो ऐसा ना हो कि सर आपने क्या समझाया था, हम तो भूल गए। इसलिए बच्चे पूरी एक्सप्लेनेशन हर एमसीक्यू के साथ में आपको लिखी हुई मिलेगी। क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होगा, बहुत शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, शुरुआत किया जाए आप सभी के लिए। चलो भाई, ये देखिए पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने दिख रहा है आपको। देखो मैं एक बात बता दूं बच्चे, कि जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ये जो मेजरमेंट वाला आपका ये जो टॉपिक है जिसके आप आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये वर्ग 2 में भी आता है बच्चे, और वर्ग 1 में भी। वर्ग 1 जब आप फिजिक्स सब्जेक्ट से देते हो तो भी बच्चे ये यूनिट आपकी आती है, और वर्ग 2 एग्जाम जब देते हो आप साइंस सब्जेक्ट से, तब भी यूनिट आपके अलग से दी होती है सिलेबस के अंदर। तो बेनिफिट आप दोनों ही बच्चों को होगा इसके अंतर्गत। होता क्या है बच्चे, देखो मेजरमेंट जब यूनिट आपकी आती है ना, तो मेजरमेंट यूनिट के अंदर सामान्यतः आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जो कि पूरी फिजिक्स में से रैंडमली उठाए जाते हैं। देखो हम फिजिक्स का बच्चे टॉपिक चाहे कोई भी पढ़ें, चाहे हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें, चाहे हम ऑप्टिक्स पढ़ें, चाहे हम साउंड वाला चैप्टर पढ़े बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग मिला लो, कोई भी चैप्टर पढ़े तो हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी चीज को मेजरमेंट तो करना ही पड़ता है, हमें मापना तो पड़ता ही है बच्चे। तो इसीलिए इस यूनिट के अंदर रैंडमली क्वेश्चन उठाए हुए होते हैं। मतलब इस यूनिट को अलग रख दो, तो बाकी सारे यूनिट में हम जो साइंस को पढ़ते हैं ना, उस साइंस के अलग अलग कंसेप्ट में से क्वेश्चंस उठ के इस यूनिट में आपको दिखाई देते हैं बच्चे, देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र आएगा। अब वो कंसेप्ट आप सीखोगे तो अपनी अपनी यूनिट के अंदर सीखोगे, आप अपनी अपनी यूनिट के अंदर उन कंसेप्ट को, लेकिन उनके मेजरमेंट से रिलेटेड बच्चे कुछ रैंडम फैक्ट जो होते हैं, रैंडम क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इस यूनिट में आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसलिए ध्यान आपका मेजरमेंट पे होना चाहिए, कंसेप्ट आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जरूर सीखोगे। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है बच्चे, इसी आधार पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी एस्पिरेंट को। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना सर, वो इनमें से किस प्रॉपर्टी, इनमें से किस गुण का उपयोग करता है। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का सिंपली मीनिंग क्या होता है बच्चे, सरल सा मतलब होता है सर, किसी छोटी सी चीज को हम बड़ा करके देखते हैं। अब छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनमें से किस चीज का उपयोग करता है। चार ऑप्शन बच्चे आपके पास दे रखे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी जो स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, उसका यूज करता है, या इलेक्ट्रॉन अपनी तरंग प्रकृति का यूज करता है, या इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव चार्ज का यूज करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चे, आंसर तो रहेगा सर बी वाला। पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। वेव नेचर। वेव नेचर देखो भी, किसी भी छोटी चीज को बहुत मैग्नीफाई करके दिखाना होता है ना, तो कोई भी पार्टिकल है वो अपना तरंग प्रकृति का यूज करते हैं। अब कहोगे सर वेव नेचर का कैसे यूज किया जाता है। देखो भाई, एक छोटा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि भाई मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के साथ में आपने किसी चीज की टक्कर करवानी है, वो चीज टक्कर करेगी तो ये दिखेगा आपको। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति होती है, वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे, एक वेव की तरह से चलता है, वेव की तरह से चलता है, और ये वेव जो है ना इलेक्ट्रॉन की, ये आपकी इस पार्टिकल से बिना टक्कर किए हुए निकल गई ना, तो ये पार्टिकल आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बड़ा करके नहीं देख पाओगे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। यानी ये छोटा सा पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि भाई वेव ये है ना,
ये अगर इलेक्ट्रॉन तुम छोड़ोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन नाम की जो तरंग है ना, वो जाएगी नहीं, इतनी छोटी होती है बच्चे, वो पक्का इससे टक्कर करेगी, पक्का इससे टक्कर करेगी। टक्कर करते ही साथ इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है वो बताएगी कि भाई यहाँ पे कोई पार्टिकल है, और बच्चे वो उसको मैग्नीफाई करके दिखाती है। ये मैं आपको उस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिसमें आप समझ पाओगे कि कैसे फंडामेंटल काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इवनली जो हमारा लाइट है ना, हमारा प्रकाश है, प्रकाश से भी कई गुना छोटी होती है। इसीलिए लाइट वाला जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसकी तुलना में भी इलेक्ट्रॉन वाला माइक्रोस्कोप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से टक्कर करके उसको बड़ी करके दिखा सकता है। तो आंसर हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा देता हूँ बच्चे सारी, घर पे आपको कैसे रिवाइज़ करना है, ये आप सभी के लिए मैंने बनाई है बच्चे। ठीक है? यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स का भी यूज़ किया गया बीच-बीच में, तो हिंदी इंग्लिश अलग-अलग मत समझना, बस आपकी जो समझने की भाषा है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब इस एक्सप्लेनेशन में क्या है, आइए ज़रा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है ना बच्चे, इंग्लिश में बोले तो वेव नेचर सर, उसके सिद्धांत पे काम करता है। भाई डी ब्रोगली नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि जो गतिमान यानी चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंगे छोड़ता है, मतलब तरंगों की तरह से व्यवहार करता है बच्चे। चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ जो होती है, वो जो लाइट होती है ना, लाइट की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर है ना, मतलब दो छोटे छोटे पॉइंट को भी अलग अलग बड़ा करके दिखाने की जो पावर है, वो प्रकाश वाले माइक्रोस्कोप यानी लाइट वाले माइक्रोस्कोप की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होती है। यही गुण है जिससे कि वैज्ञानिकों को अगर कोई नैनोमीटर जितनी छोटी भी वस्तु है ना, वो वस्तु भी जैसे वायरस हो गया बच्चे, या कोई मॉलिक्यूल हो गया, कोई छोटी छोटी स्ट्रक्चर होगी किसी चीज की, उसको भी स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसमें मैग्नेटिक लेंस का यूज होता है बच्चे, और इसका उपयोग क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो बच्चे ये सारी बातें याद रखेंगे, बिल्कुल आपका एमसीक्यू के साथ में, जैसे आपने थ्योरी भी कहीं पे पढ़ी होगी ना बच्चे, आई डोंट केयर, मैं आपका एमसीक्यू सेशन में इतनी थ्योरी क्लियर करवा दूंगा कि आपको बच्चे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपको, आपको बताना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। चार ऑप्शन प्यारे बच्चे आपको दिए गए हैं, गलत स्टेटमेंट बतानी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप आगे अपने सिलेबस में पढ़ते हो। आप यहाँ टेंशन मत लेना कि सर ये तो हमें आता ही नहीं, सर ये तो प्रिंसिपल हमें आता ही नहीं, लेकिन रैंडमली क्वेश्चन होते हैं बच्चे, आगे सीखोगे। यहाँ पे मेजरमेंट वाले टॉपिक में रैंडमली आ जाते हैं, तो आपको भी जस्ट अपनी कोशिश करनी है कि आप भी इसी प्रकार समझें। पहला दिया गया है स्टेटमेंट कि जो नील्स बोर थे ना, उन्होंने हाइड्रोजन एटम की थ्योरी दी थी, और जो युकावा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने नाभिकीय जो फोर्स है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो बल लगते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है सर, दोनों ही बातें हमने पढ़ी है, सही है सर। एटम वाले चैप्टर में मैंने आपको आपको एटम के बारे में पढ़ा चुका बच्चे, आपके बैच जो चल रहा है उस बैच के अंदर, पेड बैच के अंदर एप्लीकेशन पे मैंने आपको 10 से 12 सेशन सिर्फ एटम के ऊपर लगाए हैं बच्चों, पूरा डिटेल में करवाया है, और बोहर का मैंने अलग से मॉडल भी आपको समझाया। तो आपको पता लग गया होगा। अच्छा, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, उसकी न्यूटन ने खोज की थी, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल था ना इनर्शिया वाला, वो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है सर, ये बात भी सही है सर, ऐसा ही हुआ था। फिर बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, उसकी खोज आइंस्टाइन ने की थी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज फैराडे ने करी थी। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी वाले हमारे 3-4 चैप्टर आएँगे तो उसमें ये भी समझेंगे हम लोग। फिर बच्चे न्यूट्रॉन की खोज जो है ना, जे थॉमसन ने की थी, ये गलत है भाई। न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी, इसने उल्टा दे रखा है। तो मतलब आपने गलत स्टेटमेंट बतानी थी ना, ये लीजिए। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 ऑप्शन ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़े ही नहीं, चौथा इतना आसान आ जाता है कि हमारा काम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से बन जाता है कि भाई हमें ये तो पक्का पता है कि यार ये गलत है, तो वही तो पूछा है, आंसर भी हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन देख के प्यारे बच्चों कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये पूरी स्टेटमेंट है बच्चे, इसकी स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बता चुका वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, कैथोड किरणों का एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, उसकी सहायता से करी थी। फिर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था बच्चे, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। इसने कहा भी सोनार एक मेथड होता है जो कि आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो, है ना? यहाँ हम उसके थोड़ी सी मेजरमेंट से संबंधित बात कर रहे हैं। इसने कहा कि भी सोनार एक नाम का मेथड है। ये बताइए कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? यानी फिर से मेजरमेंट की बात कर दी बच्चे इसने हमारे सामने। भई सोनार मतलब
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड को नेविगेट करके रेंज पता करना। सामान्यतः बच्चे सोनार मेथड जो होता है वो पानी के अंदर जो वस्तुएं होती है ना, पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, कौन सी वस्तु किस दिशा में कितनी दूरी पर है उसका पता लगाने के लिए एक मेथड होता है सोनार। अब सोनार नाम का जो मेथड होता है प्यारे बच्चे, अब उस मेथड में तरंगे कौन सी यूज होती है, मतलब कौन सी तरंगे भेज करके हम ये पता करते हैं कि पानी में दुश्मन की सबमरीन, दुश्मन का जो जहाज है वो कितनी दूरी पर है। तो उसमें होती है बच्चे आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे जिनको बोलते हो ना, इनका यूज करते हैं, इनको भेजा जाता है बच्चों। ठीक है सर। लिखा भी हुआ बच्चे, सोनार मेथड जो है ना एक ऐसी तकनीक होती है जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, उनकी दिशा, उनकी गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक यानी पराध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। ये तरंगे मनुष्य के सुनने की सीमा जो होती है ना 20 किलो हर्ट्ज, जिसको आप लोग सिंपल शब्दों में 20,000 हर्ट्ज बोलते हो, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे कौन सी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उनका उपयोग करती है बच्चे। यही तरंगे भेजी जाती हैं, किसी भी वस्तु से टकरा के वापस आती हैं, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि जिस भी वस्तु से टकरा के वापस आई है तो वो कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है बच्चे। यही बात आप सबके सामने लिखी हुई है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ प्यारे बच्चे। बहुत आसान सा यूनिट है, लेकिन रैंडम क्वेश्चन यहाँ से पक्का फंसता है। आज तक कोई एग्जाम एग्जाम ऐसा नहीं गया होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। फोर्थ नंबर पे आ जाओ बच्चे। हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है बच्चे उसका आविष्कार किसने किया था? देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो कि जिस पार्टिकल पे चार्ज है ना, उस चार्ज वाले पार्टिकल को भगाने का काम करती है, मतलब उसको एक्सेलरेट करने का काम करती है, उसको गति, उसको मोशन में लाने का काम करती है बच्चे, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। डिस्कवरी किसने करी थी, एक तो आपसे ये पूछा है। अब थोड़ा सा मैं आपको मशीन के बारे में बता देता हूँ। देखो डिस्कवरी तो बच्चे सिंपल शब्दों में 4 ऑप्शन जो दिए गए उनमें से आएगा डी वाला, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, इन्होंने की थी बच्चे। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार अमेरिकी फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, अर्नेस्ट लॉरेंस बच्चे, इन्होंने किया था 1929 से 30 में। ये एक प्रकार का कण त्वरक यानी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, जिसका उपयोग प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल जैसे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनको बहुत हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट यानी भगाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, जो पार्टिकल है ना वो सर्कुलर पथ पे घूमने लगते हैं बच्चे। और विद्युत क्षेत्र का भी यूज होता है, जिसके उपयोग से उनकी स्पीड बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। इसका आविष्कार करने के लिए लॉरेंस को बच्चे 1939 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये बात भी बच्चे याद रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, या हमारी मेडिकल साइंस है जैसे कैंसर का उपचार है, उसके अंदर बच्चे इस मशीन का बहुत उपयोग होता है। समझ में आ गई ना बात? चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन से पहले एक जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप बच्चे एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक है आप सभी के लिए। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हो बच्चे। बड़े प्रीमियम क्वेश्चन छांट छांट के, और जैसी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन दी गई है। बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है बच्चे, ध्यान रखना। ये बच्चे जो एस्पिरेंट एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, फुल डिस्काउंट के साथ में बैच मिल जाएंगे आपको। साइंस सब्जेक्ट से प्री का बैच आपको चाहिए सिर्फ 749 में अभी बच्चे आपको मिल रहा है। मेंस का चाहिए सिर्फ 9,999 मिल रहा है बच्चे। प्री प्लस मेन चाहिए सिर्फ 1249, यानी मार्केट में आप किसी भी संस्थान में जाओगे उनसे हाफ प्राइस में बच्चे आपको सारे बैच हैं। और क्वालिटी आप जान सकते हो, डेमो क्लास आराम से देख सकते हो बच्चे। मिलेगा संसारम एप्लीकेशन के ऊपर ही, सारी फैसिलिटी होंगी, बाइलिंगुअल होगा बैच, प्रैक्टिस सीट मिलेंगी बच्चे आपको। और बैच के अंदर आपको लगभग जो यूनिट आपके सिलेबस की ऑफिशियल दी गई है, यूनिट वाइज ही पूरा सिलेबस होकर पूरा डीप तक होगा, ध्यान रखना। चलिए सर, दूसरा जो बच्चे वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो सुपर कॉम्बो बैच उनके लिए वर्ग 1 का प्री प्लस मेन और वर्ग 2 का प्री प्लस मेन दोनों के लिए बच्चे बैच हैं। और अभी आपको ये डिस्काउंट पे सिर्फ 19,999 में मिल जाएगा बच्चे। अभी ये दोनों के ही मतलब चारों बैच आपको इस एक पेमेंट पे मिल जाएंगे आपको, तो दिक्कत की आवश्यकता नहीं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो ये कह रहे हैं कि एक ही एग्जाम होगा, मेंस नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं एक ही एग्जाम होगा तो भी क्वेश्चंस मेंस लेवल के आएंगे। मेंस का सिलेबस वाले जो टॉपिक्स हैं वो प्री में शामिल किए जाएंगे। अगर एक भी होता है तो ध्यान रखना बच्चे, तो करना आपको सारा है सर, करना आपको सारा है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होता भी है तो मेंस वाली भी जो सिलेबस है बच्चे वो प्री में ऐड किए जाएंगे। और नॉर्मली हमारे सिलेबस में क्या होता है कि जो प्री के सिलेबस में टॉपिक दिए होते हैं ना, मोस्टली मेंस में तो होते ही हैं वो, एक आधे कुछ एक्स्ट्रा होते हैं।
तो मेंस लेवल तक तो आपको वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे प्री वाले। एक ही एग्जाम होगा तो लेवल बढ़ के क्वेश्चंस आएँगे बच्चे, बार-बार नहीं एग्जाम होने वाला हमारा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस बहकावे में मत आएँ। प्री प्लस मेंस दोनों की बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी करनी है आपको, क्योंकि मौका बार-बार नहीं मिलेगा। अभी तुम प्री मेन के चक्कर में फँसे रहोगे और जब एग्जाम आएगा एकदम से 1.5 महीने बाद और डाल दी उसने मेंस वाली यूनिट आपके सिलेबस में, क्या कर लोगे बच्चे? समझ रहे हो ना बात को? तो चेक तो करेगा आपको, मेंस लेवल भी चेक करेगा। इसलिए तैयारी दोनों की करनी है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? इनमें से कौन-सा फोर्स हमारे नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्स नहीं है? देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर जो हमारा आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया गया है, जो चीज़ें आप सभी के सामने, क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई एग्जाम नहीं छूटता जिसके अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। वर्ग 2 के एग्जाम दे लेना, वर्ग 1 के दे लेना, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये फंडामेंटल फोर्स वाला बहुत देखने को मिलता है। देखो, फंडामेंटल फोर्स वो होते हैं जिनसे प्रकृति हमारी बैलेंस है। यानी जो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरे फोर्स की आवश्यकता ना पड़े, वो फंडामेंटल फोर्स होते हैं। उन्हीं फोर्स से हमारी प्रकृति स्टेबल है, हमारी प्रकृति की स्टेबिलिटी को बनाए रख रहे हैं। 4 फोर्स होते हैं बच्चे वो, 4 फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो इनमें से कौन-सा नहीं है? देखो भाई, इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है सर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से सारे प्लैनेट एक दूसरे की तरफ आकर्षित है, घूम रहे हैं, स्टेबल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, बिल्कुल फंडामेंटल है सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी फंडामेंटल है। एक और होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो भी फंडामेंटल है। यहाँ इन्होंने लिख दिया टेंशन, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे टेंशन। ये गलत है सर, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। टेंशन तो ये होता है कि एक रस्सी को पकड़ो, रस्सी को एक तरफ से दूसरा व्यक्ति खींचे, एक तरफ से तुम खींचो, उसके अंदर जो खिंचाव उत्पन्न हुआ, जो तनाव उत्पन्न हुआ, वही टेंशन होता है बच्चे। तो टेंशन कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है सर। टेंशन को समझाने के लिए हमें कई प्रकार के फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनको समझाने के लिए हमें अलग से कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो फंडामेंटल है। जो बात मैंने समझाई है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि भाई 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। फंडामेंटल उनको कहते हैं जिनकी समझाने के लिए आवश्यकता ना पड़े। रस्सियों के अंदर टेंशन होता है। ये तारे सितारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो कौन से फोर्स से काम कर रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ घर पे जाके पढ़ेंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बच्चे, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ध्यान रखना, आप ही के लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ बच्चे, वो सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पहले आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड है कि भविष्य में आए। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, समझिए जरा। अरेंज द फॉलोइंग बेसिक फोर्सेस। जो आपके कुछ फोर्सों के नाम लिख रखे हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। किसके हिसाब से? स्ट्रेंथ के हिसाब से। मतलब कौन सा फोर्स कितना शक्तिशाली है, उसके हिसाब से बच्चे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे रखा है, वीक न्यूक्लियर दे रखा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब देखो मेरे भाई, सबसे कमजोर फोर्स जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चे, सबसे कमजोर होता है। उसके बाद बच्चे फिर होता है सर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है बच्चे, और फिर ये दोनों फोर्स की बारी आती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। अब सर सही सीक्वेंस क्या? तो मैंने पूरा बच्चे आप सभी के लिए ये लिख रखा, ध्यान दीजिए, नंबर वाइज डाल रखा है कि भाई प्रकृति में जो फोर्स हैं, उनकी शक्ति के बढ़ते क्रम के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे जो सबसे कमजोर है ना बच्चे, सबसे कमजोर जो फोर्स है, वो कौन सा है सर? गुरुत्वाकर्षण बल। ये रहा सबसे कमजोर, गुरुत्वाकर्षण बल है पहले नंबर पे। दूसरे मैंने कहा आपको बच्चे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरे नंबर पे बच्चे, ये आपका विद्युत चुंबकीय बल। और उसके बाद बच्चे सबसे शक्तिशाली जो है ना, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो हमने लिखा है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे कमजोर है, उसकी शक्ति को 1 माने ना, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10 की पावर 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विद्युत चुंबकीय बल उससे 10 की पावर 36 गुना स्ट्रॉन्ग है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो उससे 10 की पावर 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये मैंने चारों के बीच का अनुपात भी बता दिया बच्चे, कंपैरिजन भी बना दी। ठीक है सर, समझ गए। अगले पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है? तो बच्चा बच्चा जानता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सुना है ना? ये रहा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यही आपका सही है बच्चे। इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा करना आवश्यक नहीं। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में लिख रखा है कि भाई ये जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है ना, ये आपका मास और एनर्जी का रिलेशन बोलते हैं इसको।
ये समीकरण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, है ना? उन्होंने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी जिसको आप आगे मैकेनिक्स में पढ़ोगे। उसके भाग के रूप में दिया था। ई एनर्जी को दर्शाता है, एम मास को दर्शाता है और सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल वैक्यूम के अंदर। ये समीकरण हमें बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब है कि द्रव्यमान को एनर्जी में और एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या कह रहा है आपको? इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि भाई नीचे जो कुछ स्टेटमेंट दी गई है ना, उनमें से कौन सी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से करेक्ट नहीं है। भाई आपने जब शुरुआत की थी साइंस पढ़ने की, खासकर फिजिक्स पढ़ने की, आज वाले यूनिट हमारे फिजिक्स से संबंधित है। आप सभी ने एक जो पहली यूनिट पढ़ी होगी, बेसिकली 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, तो उसमें कंजर्वेशन के नियम आए थे, संरक्षण के नियम आए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे कुछ नियम आए थे बच्चे कि कुछ चीजें प्रकृति में कंजर्व होती हैं। एक बॉडी में जितनी होती है दूसरी बॉडी में भी उतनी ही चली जाती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो इसने कहा कि बताओ भाई, ये जो कंजर्वेशन वाले नियम है ना, उसके बारे में इनमें से कौन सी बात नॉट करेक्ट, कौन सी बात गलत है। गलत बात बतानी है कि कंजर्वेशन के जो नियम हमने पढ़े हैं उसके बारे में इनमें से कौन सी बात है। कंजर्वेशन का नियम सिंपली ये कहता है कि किसी भी चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं। उसका बस रूप बदल सकता है, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। कंजर्वेशन के नियम कहते हैं, चाहे मोमेंटम हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे मास हो। स्टेटमेंट देखा जाए, पहली स्टेटमेंट है कि भाई कंजर्वेशन के नियम का जो नियम है ना, वो एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक परिकल्पना है। और किसके आधार पे की गई है वो? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के आधार पे। हमने एक्सपेरिमेंट किए, उनसे फिर कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उसके आधार पे हमने कल्पना करी कि भाई एनर्जी तो कंजर्व है। तो बात तो ऐसी ही है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि जो कंजर्वेशन के नियम है ना, उनके डू नॉट हैव अ डीप कनेक्शन विद सिमेट्रीज ऑफ नेचर। हमारी प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध नहीं है। लग रहा है? मुझे तो गड़बड़ लग रही है भाई। प्रकृति के साथ गहरा संबंध क्यों नहीं? प्रकृति फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल जो कंजर्वेशन के नियम है, इन्हीं के कारण तो स्टेबल है। प्रकृति को डिफाइन करने के लिए तो है ये। कंजर्वेशन लॉ जो हैं, उनको प्रूफ नहीं कर सकते। भाई ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेशन के जो नियम हैं, उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है ना? और ऑब्जर्व किया जा सकता है इस चीज़ को, तो उसको प्रूफ तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता हो बच्चे? तो मेरे भाई जिन चीज़ों को हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने बोल दिया कि एनर्जी कंजर्व है, तो एनर्जी कंजर्व है मेरे भाई, ठीक है सर। बट एनर्जी कंजर्व हम किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उससे एक स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई, कैंडल जल गई तो कैंडल के जलने से ऐसा हुआ होगा, है ना? तो ऐसा हाइपोथेसिस कर सकते हैं, प्रूफ नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो बिल्कुल भाई, ये जो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और ये जो कंजर्वेशन के नियम आपने पढ़े हैं, जो बेसिकली आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो इनको हम फंडामेंटल नियम बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर, जैसे फंडामेंटल फोर्स आपने पढ़े वैसे नियम। तो सही क्या होगा हमारा? बी वाला आएगा। मैंने कहा था, गलत पूछा था। तो प्रकृति के साथ गहराई संबंध क्यों नहीं होगा भाई? प्रकृति को डिफाइन करने के लिए तो हम ऐसे नियम बनाते हैं। ठीक है बच्चे? चलिए, ये सभी चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने समझाई है आपको। अगले में आ जाओ बच्चे। इनमें से कौन-सा गलत ट्रांसफॉर्मेशन है? मतलब एक यूनिट को दूसरी में बदला गया है, तो आपको बताना कौन-सा नहीं है। ए 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 किलोमीटर। ये ऑप्शन में किलोमीटर दिया गया था, जब पेपर में आया था, ध्यान रखना। तो यहाँ शायद किलोमीटर लिखा नहीं हुआ। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 किलोमीटर होते हैं। तो मेरे भाई 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, दूरी मापने की यूनिट होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होती है, ये सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन पेपर में दिया था उसमें किलोमीटर लिखा हुआ था। 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर, ये बात बिल्कुल सही है। 1 लाइट ईयर के अंदर 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, ये बात भी सही है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है बच्चे, वो होती 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी सही है। ये सारे के सारे डिस्टेंस को मापने की यूनिट है। तो उनमें से ये गलत है बच्चे, एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे मीटर अगर लिखा हुआ है तो सही था, लेकिन पेपर में जब आया था किलोमीटर था, इसलिए हमें इसको गलत बताना था। बाकी कन्वर्जन सारे सही हैं, तो बच्चे यही हो जाएगा। ये लिखा हुआ आपका ध्यान रखिएगा। 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट बच्चे आपकी ब्रिटिश यूनिट सिस्टम जो है ना उसका नहीं है? देखो यार, भई हम दूरी मापते हैं, हम किसी चीज़ का मास यानी द्रव्यमान मापते हैं,
हम टाइम को मापते हैं तो समय-समय के साथ में अलग-अलग यूनिट्स का प्रयोग किया गया। पहले ऐसा सिस्टम चलता था कि भई उनको मेज़र करने के लिए जैसे दूरी को मापने के लिए एक राजा ने गज चलाया था। गज बोला 1 गज, 2 गज ऐसे सिकंदर ने भी चलाया था, सिकंदरी गज बोलते हैं आज उसको। ब्रिटिश लोगों ने चलाया था कि भाई दूरी को मापोगे तो फुट में, मास को मापोगे तो पौंड में, टाइम को मापोगे तो सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम का नाम क्या होता है? ब्रिटिश सिस्टम का नाम एफपीएस बोलते हो ना आप लोग, फुट पाउंड सेकंड। तो ये ब्रिटिश सिस्टम था प्यारे बच्चों। इस ब्रिटिश सिस्टम के अंदर फुट पाउंड सेकंड ऐसे होता था, यानी कि लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। इसने कहा ब्रिटिश सिस्टम में इनमें से किस चीज़ का यूज़ नहीं करते थे। फुट का यूज़ तो करते थे, पाउंड का यूज़ भी करते थे, सेकंड का भी करते थे। किसका नहीं करते थे? मीटर का। मीटर का यूज़ करते थे हम लोग एमकेएस के अंदर, है ना? एमकेएस मीटर वाले सिस्टम जो था उसके अंदर। तो ध्यान रखना, मैं 3 से 4 प्रकार के सिस्टम आपको पढ़ाए थे क्लास के अंदर, उन्हीं में से क्वेश्चन आपका ये बना हुआ है। ये आप पूरी एक्सप्लेनेशन लिखिए, ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मैं आपको पहले ही कंसेप्ट समझा चुका। अगले पे आ जाओ बच्चे, इसने कहा कि भई जो एसआई सिस्टम है ना, मैंने कहा अभी कई सिस्टम आए, दूरियों को मापने के लिए, मास को मापने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए। एक एमकेएस आया था बच्चे, है ना? एफपीएस आया था, सीजीएस आया था। इन सब के बाद में जो सबसे सही था, वो आया था एसआई सिस्टम। तो ये एसआई सिस्टम जो है ना बच्चे, आपसे पूछा है कि किस वर्ष सम्मेलन हुआ जिसके अंदर इसको पास किया गया? तो बच्चे 1971 में। ये एसआई सिस्टम जिसका आज यूज़ करते हैं ना हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये बच्चे कब बना था इसके बारे में पूछा है। तो 1971 के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें हमने क्या किया था? उस सम्मेलन के अंदर बच्चे याद करो, हमने कुछ यूनिट्स चूज़ करी थी। उसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स चूज़ की थी। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। याद करो 7 यूनिट इसी 1971 में चूज़ की थी हमने, और उनकी परिभाषा भी सेट की थी बच्चे, क्या होती है। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्या कह रहा है बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी? इनमें से कौन सी राशि जो है वो उसकी यूनिट नहीं होती? 4 ऑप्शन बच्चे दिए गए हैं। एक है प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, जहां भी ये ग्रेडियंट शब्द आता है ना बच्चे, ग्रेडियंट या प्रवणता, ये शब्द जहां पर भी आता समझना, वहां पे एक अनुपात होता है, एक रेशो होती है, एक रेशो होती है। रेशो या डिफरेंस बोल सकते हो कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस। अब फिजिक्स के अंदर मोस्टली जगह पे जहां ग्रेडियंट शब्द है, मतलब एक ही चीज की क्वांटिटी एक जगह पे दूसरी जगह पे उनके बीच का डिफरेंस होता है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस मान लो आप समझने के लिए एक बार। लेकिन एक आधी क्वांटिटी ऐसी होती है कि जहां पे हम ग्रेडियंट शब्द का यूज डिफरेंस की बजाय अनुपात के लिए करते हैं, रेशो के लिए करते हैं। समझ गए बात को? तो जहां भी रेशो के लिए करते हैं ना, उस चीज की यूनिट नहीं होगी, क्योंकि एक ही जैसी चीजों का रेशो हमेशा यूनिट कैंसिल कर देता है भाई। अच्छा एक बात समझो, जैसे ये है प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट। मान लो कि किसी भी चीज का प्रेशर और अपॉन में वहां पर अपॉन में वहां पर जितना भी आपके पास में एरिया मान लो, जितने एरिया में जो प्रेशर है सपोज करो, या दूरी मान लो। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट जो होता है बच्चे, यहाँ भी ऐसे ही मान सकते हो। फोर्स ग्रेडियंट मान सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, मैंने समझा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक्चुअल में तुम क्या समझोगे। भाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट जो होता है ना, कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ और हमारे डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। भाई नीचे तो डिस्टेंस लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। जब इन चीजों का अनुपात करोगे तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाती है ना, इसलिए यूनिट लेस हो जाती है, ध्यान रखना। दैट्स इट। चलिए, तो यही लिखा है कि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे मीटर होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके विपरीत जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है ना, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारा जो फोर्स ग्रेडियंट होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है बच्चे, उसकी होती है पर सेकंड। ये ऐसी यूनिट होती है, बाकी सबकी यूनिट है, सिर्फ इसकी नहीं है, इसलिए आंसर यही आ जाएगा। बाकी बच्चे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अलग अलग यूनिट्स में उनको समझोगे अपने अपने एग्जाम लेवल के हिसाब से, तो उसके लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आपने ये सोचना है कि रैंडमली हमारे पास मेजरमेंट से संबंधित बात आई है, जिसको एक बार के लिए आपने जानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बच्चे। क्या कह रहा है आपको? आपको कह रहा है कॉलम को मैच करना है।
एक तो है भाई कंडक्टेंस, एक है मैग्नेटिक इंडक्शन, एब्जॉर्ब्ड डोज यानी अवशोषित मात्रा, लुमिनस फ्लक्स। अब देखो भाई, ये चारों चीजें 4 अलग-अलग यूनिट्स में आएँगी। आप जब आगे पढ़ोगे अपने सिलेबस को, चारों चीज़ें 4 अलग-अलग यूनिट में आएँगे। बहुत बड़े-बड़े कांसेप्ट हैं अगर सच में प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ उनके मेजरमेंट से संबंधित रैंडम क्वेश्चन है। यहाँ पर यूनिट पूछी हैं कि भई कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होती है? एब्सॉर्ब डोज की क्या होती है? देखो यार, जो बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर भी होगा ना, उसने कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की क्षमता जो है, उसका यूनिट ज़रूर पढ़ा होगा मेरे भाई। अगर नहीं पढ़ा फिर समस्या की बात है। देखो यार, प्रिपरेशन पे तुम्हारे फिर मुझे शक होता है। तो वो होगा प्यारे बच्चे, साइमेन होता है सर। अच्छा, एक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो किसी भी विकिरण को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है किसी वस्तु के द्वारा, उसको हम लोग मापते हैं। ये ग्रे के अंदर मापा जाता है सर। मैग्नेटिक इंडक्शन आपने टेस्ला सुना होगा बच्चे, ये टेस्ला में मापा जाता है ना? और फिर क्या बच गया हमारे पास, लुमिनस फ्लक्स को हम मापते हैं बच्चे, ये रहा ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन, ल्यूमेन। तो 4 अलग-अलग यूनिट से संबंधित बात थी, हमने मैच कर दिया। अब आप समझदार हैं बच्चे, आसानी से अपना आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है ना? तो सारी चीज़ों को मैच यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को क्या कह रहा है? भई ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11.3। लेड जो है सीसा धातु होती है, मेटल होता है, उसकी डेंसिटी दे रखी है बच्चे 11.3। इसकी, अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी दी है, यहाँ पर इसकी खुद की डेंसिटी नहीं दी है, रिलेटिव डेंसिटी दी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है वाटर के साथ कंपेयर करके दिया है। आपसे इसकी सिर्फ डेंसिटी पूछी है, मतलब लेड की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, सापेक्ष घनत्व दे रखा है, आपसे इसका घनत्व पूछा है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी दी होती है और प्रॉपर आपको बताना होता है, तो पानी के कंपैरिजन को हटाना पड़ता है। समझिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा आप सभी के लिए। देखो भाई, सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल का डेंसिटी और पानी की डेंसिटी है, इन दोनों का अनुपात होता है रिलेटिव डेंसिटी। पानी का घनत्व एसआई सिस्टम में कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एसआई सिस्टम में पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, यानी बोल सकते हो 10 की पावर 3, ऐसा बोल सकते हो। शीशे का घनत्व ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, उसको पानी के घनत्व से गुना करना पड़ेगा, दैट्स इट। जब भी आपसे रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी पूछे, तो पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे भाई 11.3 कुछ दे रखा था, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया 1.13 10 टू पावर 4। यही आपका सी ऑप्शन में दिया गया, बन गई बात। ठीक है ना? डेंसिटी से रिलेटिव निकालना हो तो पानी की डेंसिटी से डिवाइड करना होता है, रिलेटिव से डेंसिटी निकालनी हो तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। देखो क्या कह रहा है आप सभी को, थोड़ा आराम से समझना, भागने की फास्ट फास्ट भागने की कोशिश मत करना बच्चे। द सोलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरीफेरी ऑफ एन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक बात तो दे रखी, सॉलिड एंगल। देखो यार प्यारे बच्चों, एक तो होता सर्कल, सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर पे एक तो होता है ये एंगल बना हुआ है, ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। सर्कल मतलब आप मान लो कि आपने चूड़ी देखी होगी, चूड़ी होते ना बैंगल्स, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, हम कड़ा भी पहनते हैं हाथ में। तो कड़े को रखो, तो कड़े के सेंटर से लेकर के यहाँ पेरीफेरी तक एंगल देखोगे तो ये 2 डायमेंशन एंगल है ना? इसको सॉलिड एंगल नहीं कहते। सॉलिड एंगल होता है, आप स्फेयर लो, स्फेयर का मतलब क्रिकेट की गेंद ले लो, क्रिकेट की गेंद 3 डायमेंशन होती है, वो कड़े की तरह से गो सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं होती। तो क्रिकेट की गेंद लोगे ना, तो उसके सेंटर से आप एंगल बनाओगे ना मेरे भाई, तो वो एंगल थोड़ा सा 3 डायमेंशन टाइप का बनेगा। 3 डायमेंशन, ये होता है सॉलिड एंगल, ये होता है प्लेन एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल जो बोल रहा है ना, आपको क्या बोला कि भाई ये जो एरिया है, ये जो एरिया है प्यारे बच्चे, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, ये बाहर वाला एरिया इतना दे रखा है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है? एंगल की वैल्यू बताओ। मतलब आपको एरिया दे दिया और ये रेडियस दे दी,
बोला है कि बताओ यहाँ पर ये सॉलिड एंगल सेंटर पे कितने डिग्री का बना हुआ है। इसके लिए क्या, अच्छा सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में मापा जाता है बच्चे। तो कैसे करेंगे इसको, आइए मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, लिखा हुआ आपके लिए। जो ये सॉलिड एंगल होता है बच्चे, इसको सामान्यतः हम लोग इस सिंबल से शो कर देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाई रेडियस। एरिया बाई रेडियस इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बच्चे आपके पास एरिया दे रखा है कितना, एरिया कितना दे रखा है बच्चे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूरी यानी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रखो तो 1/5 ऐसे ही रखोगे ना मेरे भाई, 1/5 रखोगे, सॉरी एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय, हाँ वही मैं कहता, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एरिया 1 है, रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 1/25 हो जाएगा। एक को 25 से डिवाइड करोगे तो इसको 25 से डिवाइड करोगे बच्चे कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा सर, इतने स्टेरिड आ जाएगा। आसानी से लिख सकते हो मेरे भाई। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻²। मतलब इसी पॉइंट वाली चीज को ऐसे लिखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो। बताओ क्लियर हुई कि नहीं भाई? 1/25 करोगे ये आंसर आता है, ये आपके सामने लिखा हुआ, डिवाइड करके देख लोगे, इतना आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ किया जाएगा। 1 बर्न, एक बर्न किसके इक्वल होता है? अब बर्न से क्या मापते हैं, एरिया मापते हैं, और एक बर्न इक्वल होता है 10⁻²28 मीटर स्क्वायर के, ध्यान रखना बच्चे, बस इतनी सी बात है, पढ़ लेना आवश्यकता लगे तो, कुछ खास बात नहीं है। फिर आपसे पूछा बच्चे, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लंबाई मापने के लिए उपयोग नहीं होता? स्फेरोमीटर भी यूज होता है, स्क्रू गेज भी यूज होता है, वर्नियर कैलिपर भी होता है, एटॉमिक क्लॉक यूज नहीं होती, तो यही आंसर आ जाएगा ए वाला, लिखा हुआ है। आगे देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि भाई लंबाई की एक नई यूनिट हमने चूज करी है। कैसे चूज करी? ऐसे चूज करी है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है ना, उसको हमने 1 मान लिया। निर्वात में प्रकाश की चाल को हमने 1 मान लिया। हम एक नई यूनिट बना रहे हैं, मान लो एग्जामिनर ने आपको कहा कि भाई हम एक नई यूनिट बना रहे हैं, और उस बनाने के लिए पहली बात हमने क्या करी, पहली बात हमने करी कि स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है ना, 3×10⁸ सुना होगा आपने, है ना, तो बोला उसको हमने 1 मान लिया। बोला ठीक है भाई, तो बताओ कि डिस्टेंस कितनी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। अभी जो आपने नई यूनिट बनाई है ना, जिसमें आपने आपने इसकी लाइट की स्पीड को 1 माना है, अगर तुमने 1 मान लिया तो बताओ सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? अब भाई समझो एक बात को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, एक बात समझिए, अच्छा एक मिनट रुको, इसने कुछ और भी दे रखा है। इसने दिया कि नई यूनिट में बताओ, अगर लाइट 8 मिनट 20 सेकंड लेती है डिस्टेंस को कवर करने में, भाई सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, और ये 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब है 500 सेकंड लेता है, यानी 500 सेकंड ले रहा है। अब हमने क्या माना कि भाई लाइट की स्पीड का मतलब 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है, 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है, 1 सेकंड में चलती है 3×10⁸, और हमें एग्जामिनर ने बोला कि तुम्हें उसको यूनिट मान लेना है। मतलब लाइट के द्वारा 1 सेकंड में 1 यूनिट चला जाता है, तो 500 सेकंड में कितना यूनिट चला जाएगा? 500 सेकंड में 500 यूनिट चला जाएगा, बात खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 500, सी आंसर आ जाएगा, बात खत्म। सिर्फ सोचने की बात थी, लॉजिकल क्वेश्चन था, निकालना कुछ भी नहीं था। लाइट ईयर क्या होती है बच्चे? लाइट ईयर हमारी दूरी को मेजर करने की इकाई होती है। तो लाइट का मतलब होता है लाइट एमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर, नहीं भाई, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश द्वारा यात्रा करने में लिया गया समय, 1 वर्ष में मुक्त अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक, नहीं भाई। तो आंसर मुझे लग रहा है बच्चे, इसमें सी वाला लग रहा होगा आप सभी को भी, सी वाला ही आंसर है। सी में क्या दिया है कि 1 साल में निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर लाइट जितना दूरी तय करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। समझ गए बात को? दैट्स इट। इनमें से एक उस विधि का उपयोग बताओ जिससे हम किसी पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक मेथड का नाम बताना है बच्चे, जिस मेथड की सहायता से हम बहुत दूर, कोई स्टार है, कोई दूसरा ग्रह है, उसकी डिस्टेंस मापने के यूज करते हैं। तो बच्चे एक मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, ध्यान रखना, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था इसको भी। पैरेलैक्स मेथड होता है बच्चे, इसी का यूज करते हैं मापने के लिए। पैरेलैक्स मेथड में क्या करते हैं, दो अलग अलग बिंदुओं से
किसी भी जो आपके पास में आपको कोई स्टार है, किसी स्टार को मेज़र करना है, तो उस स्टार की दूरी हम उस स्टार को हम 2 अलग-अलग जगह से देखते हैं। जब 2 अलग-अलग जगह से देखते हैं, तो उस एंगल के हिसाब से हम लोग दूरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, बहुत दूर जो स्थित हैं, उनकी दूरी को मापने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें किसी दूर स्थित स्टार को पृथ्वी के 2 अलग-अलग स्थानों से या एक वर्ष के अलग-अलग समय पर देखा जाता है। उस वस्तु में जो आभासी विस्थापन दिखाई देता है, उसे हम पैरेलैक्स कहते हैं। और जिन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात है हमें, तो मापे गए कोण का उपयोग करके हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तारे की दूरी की गणना की जा सकती है। देखो यार, मैंने आप सभी को सिंपली यही कहा कि कोई भी ये जो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, आप क्या याद रखोगे? वैसे इसका डेरिवेशन होता है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे डेरिवेशन करते थे। अभी क्या समझना है कि भाई मान ले कोई स्टार है, उस स्टार को हमें मापना है। चलिए मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज़ करके बताता हूँ। भई ये कोई स्टार है, ये हमारी अर्थ है, हमें हमारी अर्थ से ज्ञात करना है। तो इस स्टार की दूरी या तो आप यहाँ और यहाँ 2 जगह से मेज़र करो, या तो आप 2 अलग-अलग जगह से मेज़र करो, या फिर साल 1 बार, मान लो 1 बार जनवरी में आपने मेज़र कर लिया, 1 बार कुछ महीने बाद मेज़र करो, या 2 अलग-अलग समय पे करो, या 2 अलग-अलग बिंदुओं से मेज़र करो, 2 अलग-अलग समय पे करो। जब हम ये करते हैं ना मेज़रमेंट मेरे भाई, तो मेज़रमेंट करने के बाद में यहाँ पर हमने इस बिंदु से करेंगे इसको मेज़र, तो एंगल कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ से मेज़र करेंगे तो एंगल कुछ डिफरेंट होगा। यही जो एंगल के बीच में डिफरेंस होता है, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से फिर हम क्या करते हैं, इसकी दूरी यानी ये वाली डिस्टेंस का अनुमान लगा लेते हैं। डेरिवेशंस होते हैं, अब आपके ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए जस्ट आप इतनी सी बात याद रखो जो आपका काम निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ बच्चे। लेज़र बीम जो होती है, उसका निम्नलिखित में से कौन-सा गुण है जिसकी सहायता से वो लंबी दूरी मापने के लिए किया जा सकता है? मतलब लेज़र बीम में ऐसा क्या होता है कि वो बहुत लंबी दूरी तक जा सकती है? लेज़र बीम इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप यहाँ से लेज़र छोड़ो, चंद्रमा के ऊपर कोई मिरर, कोई दर्पण रखा होगा, उससे टकरा के वापस आ जाएगी। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि लेज़र बीम बहुत इंटेंसिव होती है, बहुत तेज़ होती है एक तो। दूसरा हाईली मोनोक्रोमैटिक होती है, एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब होता है कि लेज़र बीम जो होते हैं ना, लेज़र के अंदर जितनी भी तरंगें निकलती हैं, वो सारी सेम वेवलेंथ की होती हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब और सारी एक ही दिशा में जाती है। हम बैटरी ऑन करते हैं अपने फ़ोन की, फ्लैश ऑन करना, आप देखना लाइट बिखर जाता है। लेज़र में नहीं, लेज़र में सब एक डायरेक्शन में जाती है तरंगें। तो आंसर आ जाएगा बच्चे डी वाला। ऑल ऑफ दीज़ आ गया, नीचे लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए बच्चे। इसने कहा कि हमारे जो सन है ना, उसका एंगुलर डायामीटर जो है, वो 1920 सेकंड है। ठीक है सर, 1920 सेकंड, डबल लगा रखे हैं ऊपर, इसने ऐसा बोल दिया, है ना? मिनट, सेकंड के लिए ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं। हमारे सूर्य का जो एंगुलर डायामीटर है 1920 सेकंड, ये एंगल माप रखा हमने, एंगल है ये। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है बच्चे, ठीक है सर। तो सूर्य का व्यास बताओ क्या होगा? फिर से देखो, सन का एंगुलर डायामीटर जो है बच्चे, वो 1920 सेकंड का मापा गया। डिस्टेंस जो है बच्चे, सूर्य की अर्थ से इतनी है, तो आपको बताना है डायमीटर कि सन का कितना डायमीटर होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए सर, देखा जाए, एंगुलर दिया हुआ है, हमें नॉर्मल डायमीटर बताना है, ये हमसे पूछा गया। अब यहां देखिए बच्चे, निकालने का तरीका क्या होता है। सूर्य का जो व्यास ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है बच्चे, D इज इक्वल टू अल्फा इंटू में डी। इस सूत्र का यूज करते हैं। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर डायामीटर, जो कि रेडियन में होना चाहिए, और डी का मतलब होता है सूर्य की पृथ्वी से दूरी। सबसे पहले तो अपने पास ये एंगल है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे एंगल जो होता है रेडियन, घंटे, मिनट, सेकंड, ऐसे अलग अलग चीजों में होता है। इसको रेडियन में बदलेंगे बच्चे। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल की मल्टीप्लाई हमें जब भी रेडियन में बदलना होता है, जब भी डबल डैश होना बच्चे, यहाँ पे डबल डैश से जब भी रेडियन में चेंज करोगे ना, तो आपको 4.85 इंटू 10⁻⁻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 ये आ गया हमारे पास, ये डी हमें दिया है, ये नॉर्मली अब डी हमें निकालना है, तो वैल्यू रखनी है सर दोनों की। ये वैल्यू पहले ही दे रखी थी, ये हमने रेडियन में कन्वर्ट करके निकाल दी, ये फाइनल आंसर आ गया। इसी को आप उत्तर बता दोगे।
अब जोड़, घटा, गुणा, भाग इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको आती होगी बच्चे। इसके बाद आओ, इसने बोला कि बैक्टीरिया जो है ना, मान लो उसका साइज़ 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में कितनी संख्या होगी? मतलब 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन ऐसे साइज़ के बैक्टीरिया हैं। 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया रखे जा सकते हैं? तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, अब इतना ही करना है कि 1 माइक्रोन का मतलब भई 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? इतना ही तो ज्ञात करना है। अब देखो पढ़ा होगा आपने मिली, माइक्रोन, नैनो इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट पढ़ी हैं आपने। अब माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन का मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। 10 की पावर माइनस 6 मीटर है मेरे भाई, और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन आएँगे? तो 10 की पावर यहाँ देखो, 1 माइक्रोन में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर प्लस 6 होते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा तो बताओ 10 की पावर 6 को क्या बोलते हो? इसको बोलते हो सर 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो 10 लाख आ जाएँगे, बात खत्म। फिर है एक यूनिट आपने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और पढ़ी होगी बच्चे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपसे पूछा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। अब बताओ मीटर में कितनी होती है, किलोमीटर में कितनी होती है? तो ये कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं बच्चे, इनमें से आपने एक वैल्यू बतानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है। देखो यार, सारी वैल्यू आपको किलोमीटर में दे रखी हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये 9.46 सम ऐसी-ऐसी जो वैल्यू थी आपने, ये तो आपने लाइट ईयर की वैल्यू देखी थी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू देखोगे बच्चे तो वो आपको मिलेगी समथिंग समथिंग, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक मिलनी है। सही आंसर कौन-सा होगा सर? 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। मीटर में होता तो 10 की पावर 11 लिखते हैं, किलोमीटर में लिखोगे तो 8 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, और कोई अंतर नहीं है बच्चों। अब पूछा आपसे इनमें से कौन-सा कन्वर्जन इनकरेक्ट है? अब कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और उनकी वैल्यू सामने लिखी हुई है। आपसे बताना है बच्चे कौन-सा इनकरेक्ट है। एक क्यूरी, क्यूरी होती है यूनिट किसकी? रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता की। 1 क्यूरी का मतलब 3.7 गुना 10 की पावर 10 पर सेकंड, ठीक है। 1 बर्न मतलब 10 की पावर -29। अभी तो पढ़ा था आपने, बर्न आपकी एरिया की यूनिट होती है और 1 बर्न में 10 की पावर 28 होता है बच्चे, 29 नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। तो इसने गलत ही पूछा था बच्चे, ये बी वाला ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए सर। तो ये थे बच्चे अपने क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के, जो मैंने एमसीक्यू आप सभी को प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आई होप, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा बच्चे। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। अपनी खुद के जजमेंट को साइड में रख के अध्यापक के साथ-साथ चलें। अध्यापक जो भी तरीका आपके लिए चूज़ करेगा, बहुत सोच समझ के करेगा। आप कुछ भी सोचेंगे तो आप अनएक्सपीरियंस आधार पे सोचेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। और टीचर पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पे आपके लिए डिसीज़न लेगा कि ये चीज़ इस प्रकार से होनी चाहिए। तो बच्चे एक्सप्लेनेशन इसीलिए होती है, जितने बच्चे भी यूट्यूब पे हैं, आप सभी को पीडीएफ ये आपके जो बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को तो एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी, लेक्चर भी, एमसीक्यू सेशन, थ्योरी सेशन सारे मिल ही रहे हैं आप सभी को। और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं क्लास, एमसीक्यू वाली यूट्यूब पे भी आती रहती हैं, तो उन बच्चों के लिए पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिलेगी। तो मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन के अंदर अगले यूनिट के साथ में। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद बच्चे।